स्टार्ट किया जाए। सदिश बीजगणित पढ़ना है जी, है ना। वेक्टर पढ़ना है, यह चैप्टर है आपका 10वां। 10वां ही है ना। चलिए, वेक्टर में पढ़ेंगे बाबू। आप जानते होंगे सदिश कब पढ़ते हैं जी, तो भौतिक राशियों को उनके विशेषताओं के आधार पर भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक अदिश राशि, एक सदिश राशि। तो लिखेंगे यहाँ पर, वहां से लिख लीजिए। उनके विशेषताओं के आधार पर उनके विशेषताओं के आधार पर दो रूपों में बांटा जाता है। एक हो जाएगा आपका अदिश राशि और दूसरा सदिश राशि। इसके बारे में आप कक्षा 11 में दूसरा तीसरा चैप्टर में फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे थोड़ा सा। अदिश राशि सदिश राशि क्या होता है? अदिश राशि वह राशि होता है जिनमें दिशा की जरूरत नहीं होती है, और यह सदिश राशि वो राशि होती है जिनमें दिशा की जरूरत होती है। इसमें लिख सकते हैं अदिश राशि में मतलब कि दिशा नहीं होता है, और सदिश राशि में लिख देंगे कि दिशा होता है। तो जिसमें दिशा होगा उसी को सदिश राशि बोलेंगे। और इसी सदिश को हमको गणित के रूप में कैसे पढ़ना है, और इस चैप्टर से ये मान के चलिए कि 7-8 नंबर का आपका कंप्लीट सदिश राशि से आपका क्वेश्चन आने वाला है। या तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तो बड़ी मुश्किल से बनेगा, नहीं बनेगा, लेकिन ये फिक्स है कि एक 5 नंबर का क्वेश्चन और बहुविकल्पीय में और एक 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनेगा। 5 नंबर का, एक बहुविकल्पीय 6 नंबर और 2 नंबर का अति लघु उत्तरीय में 8 नंबर का टोटल लगभग सदिश वाले चैप्टर से आपका बनेगा। अदिश राशि के बारे में बहुत कुछ नहीं पढ़ना होगा, स्टार्टिंग में यही एगो दूगो बताना होगा कि कौन सी मतलब जैसे दिया रहेगा भौतिक राशि है, 2-4 ठे नाम उसका, जैसे कार्य, बल, त्वरण, ये सब नाम दिया रहेगा, तो उसमें पूछेगा कि बताइए अदिश है कि स्वदिश है। बस वहां तक पूछेगा, अदिश का काम यही पर तमाम। अब केवल और केवल सदिश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसको पहले थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट कीजिए। या कहेंगे कि हेडिंग लगा करके लिखवा दे अदिश राशि सदिश राशि, तो भी बोलेंगे तो लिखवा दिया जाएगा। हेडिंग लिखवा दे तो ठीक है। पहले केवल यहाँ तक लिख लीजिए कि भौतिक राशियों के उनके विशेषताओं के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। थोड़ा सा बढ़िया से चैप्टर को पढ़िए। रैखिक प्रोग्रामन का ही कम से कम कल परसों में टेस्ट दे दीजिए, कैसा? रैखिक प्रोग्रामन दे दीजिए। 6वां चैप्टर दोहराते रहिए पीछे से, भले जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है एक आध क्वेश्चन कभी पूछते रहेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। थोड़ा सा जरूरी है, जो आपको ना समझ में आए पीछे का भी क्वेश्चन पूछेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वो। हो गया यहाँ तक। दो रूपों में बांटा जाता है, उसमें पहला हेडिंग लगा लीजिए बाबू अदिश राशियां। उसमें पहला हेडिंग लगा लीजिए अदिश राशियां। हो गया। अदिश राशियां लिखेंगे। वे राशियां वे राशियां जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए वे राशियां जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए व्यक्त करने के लिए केवल इनके
केवल इनके परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल इनके परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, परंतु दिशा की नहीं, परंतु दिशा की नहीं। अदिश राशियां कहलाती हैं, अदिश राशियां कहलाती है, अदिश राशियां कहलाती है। अब अदिश राशियां में थोड़ा सा कुछ क्या क्या होंगे एग्जाम्पल में ये लिख लिया जाए बाबू। तो देखिए इसमें आ जाएगा आपका लंबाई, आपका आ जाएगा इसमें समय, आ जाएगा अब चाल, आपका हो सकता है दूरी, और हो जाएगा आयतन, जिसमें दिशा की कोई जरूरत नहीं होती है। ये सब राशियां क्या हो जाएंगी जी, अदिश राशियां। जैसे मान लीजिए कि लंबाई है, हम 5 मीटर लंबा, कभी भी आप माइनस में लंबाई लेते हैं, कभी भी नहीं लेंगे। समय है, समय कभी बताएंगे कि -3 बज रहा है, -3 घंटा हुआ है, कभी ऐसा बताएंगे? कभी जीवन में संभव नहीं है। ये समय, चाल, दूरी, आयतन, ये सब क्या है बाबू, आपकी दिशा। और माइनस बोलने का मतलब क्या है, हम दिशा को इंडिकेट कर रहे हैं कि उसके विपरीत दिशा, ऋणात्मक दिशा, ऐसा कुछ दिशा। या ये बताइए समय है, तो ऐसे बताएंगे कि पूरब में समय ये हो रहा है, पश्चिम में समय, ऐसा मतलब कुछ होता है नहीं ना। तो समय का दिशा नहीं होता है, चाल का दिशा नहीं होता है, दूरी का दिशा, आयतन का कोई अपना दिशा नहीं होता है, लंबाई का दिशा नहीं होता है। तो नोट कर लेंगे अदिश राशिया का एग्जाम्पल। आगे लिखेंगे बाबू सदिश राशियां, आगे लिखेंगे सदिश राशियां। बढ़ा जाए आगे, चलिए सदिश राशियां में लिखिए वे राशियां, वे राशियां जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए, जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, परिमाण के साथ साथ परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे देखिए अब यहाँ पे हो जाएगा विस्थापन, ये जो चाल लिखे हैं, यह चाल न लिख करके क्या लिख लेंगे, वेग, क्योंकि वेग में जो फार्मूला होता है विस्थापन बटा में समय होता है, और विस्थापन जो है आपका यहीं पर बता दिए कि सदिश राशि होता है ना जी। विस्थापन में दिशा होता है कि 2 किलोमीटर पूरब जा रहा है, किधर जा रहा है। और इसमें जो ये जो लंबाई है, इसमें दिशा नहीं होता है, दूरी में और विस्थापन में दोनों में अंतर होता है। दूरी मतलब कि कितना दूर जा रहे हैं, बस ये बताना है। और विस्थापन का मतलब होता है कि कितना दूर जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना जी। ये दोनों आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में, दूरी और विस्थापन में अंतर होता है, ठीक है ना। तो आप इसके साथ और लिख लेंगे बल, त्वरण, इसमें लिख लीजिए बल, त्वरण, आगे इत्यादि आदि जो भी हुआ लिख लीजिएगा। हो गया। इसके आगे हेडिंग लगाइए बाबू सदिश का निरूपण, ये सब मिटा देना हो। इसके आगे हेडिंग लगाइए बाबू
सदिश का निरूपण, सदिश को कैसे लिखेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा जरा, ये मान लीजिए कि कोई रेखाखंड है और रेखाखंड आपको इंगित कर रहा है कि इधर की तरफ जाना है, मतलब दिशा भी बता रहा है। और ये जो रेखाखंड है यह किस मतलब कुछ दूरी होगा ना जी, ये कुछ दूरी है और आपको ये दिशा भी बता रहा है। और इसका नाम मान लीजिए कि वेक्टर ए है, ठीक है ना, ये वेक्टर ए। तो इसको जो लिखने का तरीका होगा, यह मतलब कि डायरेक्शन, ये जो लगता है यह दिशा का काम करता है कि दिशा, और ए तो दिशा भी आ गया। अब बाकी ए तो वही है, तो दिशा के साथ कोई परिमाण आ जाए, कोई भौतिक राशि आ जाए, उसी को ना सदिश बोलते हैं जी। तो ये जो ऊपर वाला कैप है, यह क्या इंगित करता है, आपको सदिश क्या मतलब इंगित करता है कि यह सदिश राशि है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि वह जो वेक्टर लग रहा है उससे हम यह तय कर सकते हैं कि यह कैसी राशि है जी, सदिश राशि। आ रहा समझ में, तो लिखिए जरा उसमें, तो सदिश का निरूपण हेडिंग लगा के उसमें लिखिए जो बोल रहा है। लिखिए, एक दिष्ट रेखाखंड में, एक दिष्ट रेखाखंड में एक दिष्ट, दिष्ट लिखना आएगा ना, दिष्ट है आई वाला, एक दिष्ट रेखाखंड में परिमाण तथा दिशा दोनों ही होते हैं, परिमाण तथा दिशा दोनों ही होते हैं, दोनों ही होते हैं, इसलिए इसे सदिश कहते हैं। इसलिए इसे सदिश कहते हैं। एवं इसे सुनिए सामने देखिए, यहाँ पर ए है और ये बी है, यह इसलिए इसे वेक्टर ए बी या इस पूरे सदिश का नाम यहाँ पर हम दिए हैं वेक्टर ए। मतलब वहां पे जो जो किनारे पर पॉइंट लिया है, जैसे मान लीजिए किसी रेखाखंड की एक लंबाई होगी, तो यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो दोनों पॉइंटवा का नाम ले लीजिए, उसके ऊपर वेक्टर लगा लीजिए, या पूरे लंबाई को आप किसी एक अक्षर से दर्शा दीजिए, तो लिख सकते हैं वेक्टर ए बी या वेक्टर ए से प्रदर्शित करते हैं। लिखिए, इसे वेक्टर ए बी या वेक्टर ए से प्रदर्शित करते हैं या निरूपित करते हैं, बात एक ही है। तथा इसे, नीचे लिखिए, तथा इसे सदिश, सदिश ये वाला लिखिए, तथा इसे सदिश ए बी पढ़ते हैं, सदिश ए बी पढ़ते हैं, सदिश ए बी पढ़ते हैं, हो गया। पढ़ने का मतलब है वो यही जो नहीं बोल रहे हैं, ये देखेंगे, ये देखेंगे हम, तो क्या पढ़ेंगे इसको जी, कि वेक्टर ए बी, यहाँ पर मान लीजिए कि वेक्टर सी डी है, तो वेक्टर सी डी, अब ये सी डी है तो केवल सी डी नहीं बोलेंगे, वेक्टर को ही हिंदी में सदिश बोला जाता है, तो सदिश सी डी बोलिए, सदिश ए बी बोलिए, सदिश ए बोलिए, सदिश ए बी बोलिए, इसके साथ सदिश बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इंगित कर रहा है यही बता रहा है कि इसमें दिशा भी है, और जब दिशा है तो इसको आगे बोलना पड़ेगा कि सदिश ए, सदिश बी, सदिश सी। आ रहा समझ में। हम अभी आपको ये बता रहे हैं कि इसको कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं, वेक्टर कब लगेगा, नहीं लगेगा, तो जितने अदिश राशि है उसमें नहीं लगेगा, जो सदिश रहेगा उसमें वेक्टर लगेगा, यही वेक्टर आपको दिशा इंगित करेंगे कि हाँ यह दिशा वाले राशि है, ठीक है ना जी। आगे बढ़ेंगे अब, क्योंकि यह सब फिजिक्स में और ही बेहतर तरीके से शायद आप लोग पढ़ चुके होंगे, बाकी थोड़ा सा एक बार मान लीजिए कि रिवीजन भी हो रहा है, बाकी आगे जो क्वेश्चन बनेगा गणित का वो आपको मुख्य रूप से समझने लायक होगा जरूर। लिखिए, क्या लिखे हैं बाबू, पढ़ते हैं, हो गया ना। लिखिए, जहां से
जहां से सदिश ए बी प्रारंभ होता है, जहां से सदिश ए बी प्रारंभ होता है, जहां से सदिश ए बी प्रारंभ होता है, प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु तथा तथा जहां पर सदिश समाप्त होता है, जहां पर सदिश समाप्त होता है, अंतिम बिंदु कहते हैं। बहुत कुछ बेहतर तरीके से वो लिखवा दिया। इतना सदिश के बारे में लिखना बहुत जरूरी नहीं है, केवल सदिश के बारे में बता देना है कि अदिश ये सदिश, उसके बाद सदिशों के सवाल पे लेकिन विस्तृत रूप से बहुत ही बढ़िया पढ़ रहा है। लिख लीजिए, हो गया। हाँ बाबू लिखिए, और अगला हेडिंग लगाइए, एक सदिश के अभिलक्षण। एक सदिश के अभिलक्षण मतलब कि वो सदिश के बारे में क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे। तो एक सदिश का अभिलक्षण, एक सदिश का अभिलक्षण। इतना तो समझ ही गए होंगे कि यदि कोई इस तरह से लिखा गया है, वो यहाँ पर ए, ये पॉइंट बी है और यह दिशा इधर की ओर इंगित कर रहा है, तो इसको लिखना होगा तो क्या लिख देंगे, वेक्टर ए बी ना जी। इसमें तो कोई समस्या है नहीं, अभी तो केवल लिखना सिखा रहा है ना, कुछ अभी सिखाए हैं। लिखेंगे इसमें पहला, पहला लिख लीजिए, परिमाण। हेडिंग इसमें पहला लगा लीजिए, परिमाण। लिखिए, सदिश ए बी, सदिश और ऊपर वेक्टर ए बी बना लीजिए। हाँ, सदिश ए बी की लंबाई, की लंबाई को, की लंबाई को सदिश ए बी का परिमाण कहते हैं, सदिश ए बी का परिमाण कहते हैं। तथा इसे, तथा इसे देखिए यहाँ पर माड में ए बी, देखिए माड में ए बी लगा लीजिए, माड में ए बी द्वारा निरूपित किया जाता है, माड में ए बी द्वारा निरूपित किया जाता है। माड का मान कैसे निकलेगा ये आगे चल के बताया जाएगा, बस ये समझिए कि इसका विलक्षण क्या क्या हो सकता है, किया जाता है। हो गया। अब समझिए बाबू थोड़ा सा, यदि सदिश का जो अभिलक्षण है, पहला हेडिंग लिखवा है परिमाण। परिमाण क्या होता है ये चीज समझना है। तो जौन दूगो पॉइंट दिया हो, चाहे जौन सदिश दिया हो, यहाँ पर मान लीजिए कि यह दोनों पॉइंट लेकर के नाम बोलेंगे तो वेक्टर ए भी हो जाएगा। इसी का शायद हम वेक्टर पी, पूरे सदिश का नाम हम दे दे वेक्टर पी, तो इस वेक्टर पी का जो मापांक होगा इस सदिश का क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा ना जी। इस सदिश की जो लंबाई होती है उसी को हम मापांक बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं, परिमाण उसका बोलते हैं। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम किसी को। चलिए, तो उसका मापांक होता है, आगे समझेंगे। अब समझिएगा, आप जानते हैं कि चूंकि लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती, अभी जस्ट इससे पहले बताया है कि लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। कभी भी आप नहीं बोल सकते कि -5 मीटर लंबा, -3 मीटर लंबा, ऐसा कभी जीवन में नहीं बोल सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, एक बात यहां से समझ आइए, अर्थात यहाँ पे नीचे लिखिएगा, अर्थात जब इसका मापांक निकालेंगे तो बोल सकते हैं कि अर्थात माड में जो ए बी का मान है यह कभी भी जीरो से क्या होगा जी, माड में ए बी का मतलब कि हमेशा जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा ही होगा, कभी कम नहीं होगा। लिखिए, नोट कर लीजिए इसको, माड में ए बी का जो मान होगा हमेशा जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा रहेगा। आगे बोला जाए, हेडिंग लगाइए अभिदिशा।
इतना विस्तार से कभी नहीं पढ़ सकते हैं बाबू। आप लोग स्कूल में भी सभी लोग लगभग पढ़े करेंगे, कहीं ना कहीं एक बार तो जरूर पेपर तक लोग इधर उधर यूट्यूब वगैरह पे पढ़ेंगे। इतना विस्तार से कहीं नहीं पढ़ सकते हैं, और हम खुद नहीं पढ़ाए हैं, जानबूझ के थोड़ा सा लिखवा रहे हैं। लिखिए अभिदिशा, हेडिंग लिखवाइए अभिदिशा। अब अभिदिशा क्या होता है, तो जो आप वेक्टर देख रहे हैं, जो सदिश देख रहे हैं, तो उसकी दिशा कैसे पता करेंगे। अच्छा ये मान लीजिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, तो हम ये देख रहे हैं कि ए से बी की तरफ जा रहे हैं ना जी, तो इसकी जो दिशा होगी हम बोल सकते हैं कि बी की तरफ है, ए से बी की तरफ है। यदि यहाँ पर हम बी लिख देते, यहाँ पर ए लिख देते और इधर कर देते, तो ये क्या हो जाएगा जी, बी से ए की तरफ हो जाएगा, और दिशा ये आपका इंगित कर रहा है कि किधर से किधर की तरफ जा रहा है, यही आपका अभिदिशा दिशा हो जाएगा। तो लिखिए किसी दिष्ट रेखाखंड की अभिदिशा, किसी दिष्ट रेखाखंड की अभिदिशा, थोड़ा सा आज लिखने वाला ही काम होगा है ना। किसी दिष्ट रेखाखंड की अभिदिशा, अभिदिशा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर होती है। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर होती है। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर होती है। अतः अतः दिष्ट रेखाखंड, दिष्ट रेखाखंड AB की अभिदिशा, अतः दिष्ट रेखाखंड AB की अभिदिशा, AB के ऊपर वेक्टर लगाया है ना, AB के ऊपर वेक्टर लगा लीजिएगा। दिष्ट रेखाखंड वेक्टर AB की अभिदिशा, अभिदिशा। अब देखिए बहू यहाँ पर लिखा है ना, बात को समझिए जरा, यहाँ पर वेक्टर AB लिखा गया है, तो A से B की ओर, यदि यहीं पर हम वेक्टर BA लिखे होते तो B से A की ओर होता है। बात समझ में आ रहा है ना। यदि B पहले है A बाद में तो B से A की ओर, यदि A पहले है B बाद में तो A से B की ओर। तो लिखेंगे AB की अभिदिशा बिंदु A से B की ओर है, बिंदु A से B की ओर है। हो गया। एक हेडिंग लगा लीजिए तीसरा लास्ट इसमें, अवलंब। अभिलक्षण में ही एक तीसरा हेडिंग लगा लीजिए, एक लाइन का है, अवलंब। अवलंब क्या होता है वो अवलंब, लिखिए असीमित लंबाई की रेखा, असीमित लंबाई की रेखा, असीमित लंबाई की रेखा, असीमित लंबाई की रेखा जिसका दिष्ट रेखाखंड, जिसकी दिष्ट रेखाखंड वेक्टर AB का एक भाग है, वेक्टर AB का एक भाग है, अवलंब कहलाती है। वेक्टर AB का एक भाग है, अवलंब कहलाती है। इसका क्या कहने का मतलब है, तो ये बिंदु A है, यह बिंदु B है, यह वेक्टर AB है पूरा, इसके बीच का कोई भाग मतलब रेखाखंड, रेखा का खंड, अलग अलग खंड होता है ना कि एक खंड, दो खंड, तीन खंड में बट गया, तो इस तरह से कोई खंड वही उस सदिश का अवलंब कहलाता है। ठीक है ना जी। अब यहाँ तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, थोड़ा सा बता दीजिए। सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं कि भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा जाता है, किस किस में जी, अदिश राशि और सदिश राशि, ये पढ़ा। और उसके बाद पढ़ा कि अदिश राशियां क्या होती है, हेडिंग लेकर के।
फिर सदिश राशियां क्या होती है, उसके बाद हम लोग पढ़े हैं कि सदिश का निरूपण कैसे करते हैं, किधर से किधर की दिशा में जाएंगे, फिर उसका निरूपण वेक्टर ए बी से करते हैं, उसको पढ़ते सदिश ए बी है चाहे वेक्टर ए बी पढ़ते हैं। तो उसके बाद एक सदिश के अभिलक्षण माने एक सदिश के बारे में क्या क्या बोल सकते हैं, तो भैया एक सदिश के बारे में 3 चीज बोल सकते हैं कि उसका परिमाण होता है, उसको माड में लिखते हैं, एक दिशा होता है, किधर से किधर की ओर, ए से बी की ओर, बी से ए की ओर दिशा की बात होती है। उसके बाद एक है अवलंब, अवलंब के भी बारे में बता दिए हैं कि रेखाखंड के जो कुछ भाग होता है वो आपका सदिश का अवलंब होता है ना जी। तो यहाँ तक पढ़ लिया। अब हेडिंग लगाना होगा अभी आपको सदिश का प्रकार। यदि चाहते हैं कि ना कुछ सवाल कर लिया जाए, यदि लिखने से मन उब गया हो तो बोलिए, नहीं तो आगे लिखवाएं सदिश के प्रकार। क्या जी सवाल करा दें तो निकालिए आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल जा सकता है बाबू, ए से बी की ओर भी जा सकते हैं, कहीं नहीं जाएंगे। क्या बिल्कुल हो सकता है, ये ऐसे लिखेंगे नहीं ऐसे, भले अब ए से बी की ओर है तो आप ए से बी की ओर इसको बना देंगे। मान लीजिए यहाँ पर ए रहता, यहाँ पर बी रहता, तो बी से ए की ओर है ना, तो आप पहले बी यहाँ पर ए लिखते टाइम आपका ये तीर हमेशा ऐसे ही रहेगा है ना। यहाँ से ये वाला अक्षर केवल चेंज कर दीजिएगा, आपका उस डायरेक्शन में हो जाएगा है ना। चलिए, तो यदि सवाल करने का मन होगा वो तो आप निकाल लीजिए ये 10.1 सभी लोग। उसके बाद फिर कल पढ़ेंगे सदिशों के प्रकार, ठीक है ना। परेशान नहीं होना है, पढ़ना हम ही लोग को है, तो आप निकाल लीजिए। दस दशमलव एक निकाल लिए हैं। चलिए, उसमें क्या दिया है वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा जरा। एक्सरसाइज 10.1 में ध्यान दीजिए जरा। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एग्जाम्पल में ऐसा क्वेश्चन है, तो मैं किताब का कहाँ बात कर रहे हो, किताब भैया नहीं है सामने, बोल रहे हैं किताब निकालने के लिए। तो चलिए बाबू सामने देखा जाए। 10.1 में पहला क्वेश्चन देखेंगे तो, और एग्जाम्पल सेम देखिए, जितना क्वेश्चन दिया गया है सेम ऐसे ही एग्जाम्पल भी है। तो आप लोग को हम किताब वाला एक्सरसाइज वाला बता रहे हैं, आप लोग घर से प्रयास कीजिएगा, एग्जाम्पल नहीं आएगा तो फिर कल आके पूछ लेंगे। पहला है, उत्तर से 30 अंश पूरब में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। देखिए ये क्या कह रहा है बाबू, उत्तर से 30 अंश पूरब में, लिख लीजिए पहले क्वेश्चन, उसके बाद से कराते हैं। उत्तर से 30 अंश पूर्व में, हाँ और बोलिए जरा। तो उत्तर से 30 अंश पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन, 40 किलोमीटर के विस्थापन को आलेखीय निरूपण कीजिए। चलिए बाबू, आलेखीय निरूपण करना है, बात को समझिए, यहाँ पर समझिए, इधर देखिए बाबू सभी लोग। सबसे पहले एक डायरेक्शन देखिए जरा, कॉपी पर, बोर्ड पर, प्लेन पर, एक समतल पर दिशा कैसे हम लोग निरूपण पहले करते हैं। पहले दिशा निरूपण करें तब जाकर के यह सवाल आसानी से हो जाएगा। ऐसे तो हम अपने व्यवहारिक जीवन में ये हमको समझ में आ रहा है कि इधर जिस दिशा में हम लोग है, इधर देख रहे हैं तो ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये जिधर हम खड़े हैं इधर पूरब है और इसके पीछे पश्चिम है, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हम लोग कॉपी पर, बोर्ड पर कैसे दिशा देखेंगे, वो तो जो ऊपर होता है उसको उत्तर बोलते हैं, नीचे वाले को दक्षिण बोलते हैं बाबू, इधर वाले को पूरब बोलते हैं और इधर वाले को, आ रहा समझ में। हमेशा कभी भी आप कॉपी पर बनाएंगे तो ऊपर को उत्तर बोलेंगे, नीचे को दक्षिण बोलेंगे और इधर वाले को पूरब और इधर वाले को पश्चिम। इंटर बाद यदि किसी कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो रीजनिंग में एक दिशा परीक्षण का नाम से चैप्टर है ना, तो ये दिशा की बहुत बार जरूरत पड़ेगा उसमें, है ना। तो बाद की बात है। अभी क्या यहाँ इस क्वेश्चन में जरूरत है इस चीज का, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। तो इस ग्राफ को अब आइए बनाया जाए। उत्तर से 30 अंश पूरब में, तो सबसे पहले यहाँ पर ये चित्र बनाया जाए बाबू। हम लोग ये चित्र बना लिए, ये तो समझने के लिए चित्र बनाए थे। ये देखिए जरा, यहाँ पर लिख लीजिए पूरब। पूरब को क्या बोलते हैं जी, ईस्ट बोलते हैं। इसको नॉर्थ हो जाएगा, यह साउथ हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा। उत्तर से 30 अंश पूरब में जाना है। अब ये बताइए जरा सभी लोग, आप जानते हैं कि टोटल कोण की बात करेंगे तो 90 अंश है, 90 डिग्री। यह भी 90 है, यह भी 90 और यह भी 90 है ना जी। यदि उत्तर से 30 अंश 30 डिग्री पूरब की ओर जाना है, माने नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाना है 30 डिग्री, तो ए बाबू यह टोटल 90 डिग्री होता है। तो एक बार अंदाजा से हम लोग 1/3 लेकर के, और ये जो हो जाएगा आपका, मान लीजिए कि 30 डिग्री है पहली बात।
और दूसरी की 30 अंश पूरब में। तो देखिए नॉर्थ से हम इधर ही न चले हैं जी, इधर की तरफ चले हैं। और 40 किलोमीटर विस्थापन, तो ये जो दूरी है, ये मान लीजिए कोई बिंदु P है, और यही जो दूरी यहाँ से लेकर के ये जो हम रेखा खींचे हुए हैं, यही आपका 40 किलोमीटर का क्या है, विस्थापन है। बाकी यही आपका इसका आलेखीय निरूपण है, लिखेंगे इसका जो आलेखीय निरूपण होगा यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको बना लीजिए। यहाँ पर बीच में ओरिजिन होता है, मूल बिंदु, इसको नोट कर लीजिए। किधर, यहाँ पर ये 30 अंश, हाँ ये दिखा दीजिएगा कि उत्तर से हम लोग पूरब की तरफ जा रहे हैं, नोट कर लीजिए।